सबसे पहले तो प्रयास कोचिंग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें बुलाया और आप लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया। मैं सर से पहले परिचित नहीं हूँ, थोड़ी बहुत फ़ोन पे बात हुई है। केसर जी जो मेरे तैयारी के साथी रहे हैं, तो उनके माध्यम से सर से परिचय हुआ। तो केसर जी से मिलना हुआ 2018 जिस वैकेंसी में मैं आरपीएस बना हूँ, उसमें हमने इंटरव्यू की तैयारी एक साथ की थी। तो उस टाइम हम इंटरव्यू की तैयारी में जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं, मॉक इंटरव्यू लेना, फैक्चुअल चीज़ें पढ़ना, देखना, करना, ये सब चीज़ें हम एक साथ करते थे। और इसमें हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, सब जो था वो संचार के माध्यम से था। व्हाट्सएप कॉल करते थे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे ग्रुप बनाया हुआ था, उस पर हम जो भी काम की चीज़ें होती थी, इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी इंटरव्यू के परस्पेक्टिव जो भी काम की चीज़ें होती वो एक दूसरे को पढ़ते पढ़ाते और उसको जो भी कंफ्यूजन होता वो दूर करते। बेसिकली जो यहाँ आने से पहले जो तारीफ की गई है और मेरे बैठने के बाद जो तारीफों के पुल बांधे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत भारी शब्द प्रयुक्त किए हैं इन्होंने तारीफ में, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर एग्जाम को हम ऐसे एक प्रतिष्ठा से, एक सम्मान से पहले जोड़ लेते हैं, एग्जाम से पहले उसको मान लो आप ऐसे यूं मान लो कि मैं बस शीश कटा दूंगा या झुका दूंगा लोगों को या ऐसा कर दूंगा, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है और कुछ नहीं आता। तो बेसिकली एक सामान्य एग्जाम है। आरएस पता ही है आपको, राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एक एग्जाम होता है। मैं जिस भर्ती में आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विसेज में डिप्टी एसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अभी मैं आरपीएस प्रोबेशनर हूँ, सीकर लगा हुआ हूँ फील्ड ट्रेनिंग के लिए। जिसमें मैं लगा हूँ वो 2018 की भर्ती है। उसमें 2018 का रिक्रूटमेंट था और उसमें 2018 में प्री हुआ। पहले प्री होता है, आपको पता है सबको। तो पहले प्री हुआ, फिर 2019 में मेंस हुआ। मेंस के बाद चूंकि 2018-20 का जो बहुत बेहद एक असमंजस और एक अनसर्टेनिटी का समय था, कोरोना का टाइम था बेसिकली। तो सब चीजें जो है ना वो ड्रास्टिक रूप से इफेक्ट हुई थी। हमें सब पता है, आप तैयारी करने वाले 2018-20 के बैच के हो तो आपको पता होगा एग्जाम नहीं हुए थे, कोचिंग नहीं चल रही थी। कोचिंग क्या रहे, एक दूसरे को देखा ही नहीं होगा, व्हाट्सएप कॉल किया हुआ किसी को किया हुआ, तो घर पे ही एक दूसरे की जो खांसी आ जाती थी उसको बाहर वाले कमरे में बंद कर देते थे, ये स्थिति थी। तो उस स्थिति में क्या हुआ, बेसिकली भर्तियां बहुत प्रभावित हुई। तो उसकी वजह से हमारा रिजल्ट 2021 में आया और 2021 में मैं ज्वाइन करवाया। 1 मिनट ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। पुलिस विभाग की जो जैसे मैं स्टेट सर्विसेज में ज्वाइन हुआ हूं, तो स्टेट सर्विस जितने भी राजस्थान की स्टेट सर्विसेज है उनका एक ओटीएस, जयपुर में एक ओटीएस संस्थान बना हुआ है, जिसे एग्जैक्टली नाम उसका एचसीएम रिपा है। ओटीएस सर्किल के नाम से जेलन रोड पे एक जगह है, वहां एक ओटीएस संस्थान है जहां आईएएस प्रोबेशनर और आरएएस में मतलब सब स्टेट की सब सर्विसेज, जिसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, एसडीएम आती है, आरपीएस आता है, जो इंडस्ट्री की सर्विसेज आती है और अकाउंट सर्विसेज आती हैं, सब स्टेट सर्विसेज। लगभग जितने डिपार्टमेंट है उनकी एक स्टेट सर्विसेज होती है। उन सब की 3-3.5 महीने की 15 वीक की ट्रेनिंग वहां होती है। उसके बाद आपको जिस विभाग के लिए आप चयनित हुए उस विभाग की अलग से इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है। उसके लिए मुझे राजस्थान पुलिस अकेडमी भेजा गया, जहां कृतिका मतलब जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग भी वहीं होती है। तो कृतिका जो मेरी ट्रेनिंग का बैच था, उसी के जो साइमल्टेनियस सब इंस्पेक्टर का बैच चल रहा था, कृतिका वहीं से पास आउट है मेरे। तो बेसिकली ये एग्जाम को लेके रहा, और एग्जाम में चूंकि 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है पुलिस सर्विसेज की, तो वो ट्रेनिंग पूरी करके राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है आपको फील्ड ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे सीकर मिला है। तो बेसिकली अभी मेरे 2 स्टार लगे हुए। 2 स्टार का सेंस ये है कि आप प्रोबेशनर हो, तो मुझे एज पहले सेकंड इंचार्ज, फिर जो एसएचओशिप है, फिर वो सीओशिप, 3 अलग अलग टीयर्स में ट्रेनिंग कंप्लीट होती है फील्ड की जो है। अब बात करते हैं मेरी तैयारी रही है, उससे आपको हो सकता है थोड़ा बहुत सीखने का मिले, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं है कुछ ज्यादा सीखने का मिलेगा, लेकिन चलो आपके काम आएगा। 2-5 मिनट में वो और बात बता देता हूँ। मैं 2012 का इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने, बीटेक, और मेरी बीटेक में 58.80% है, मतलब 58। आप किसी भाई, साथी, परिवार, काका, ताऊ, किसी के आसपास रिश्तेदारी में किसी ने बीटेक कर रखी होगी तो उसके 65% से कम नंबर नहीं होंगे। बेसिकली मेरी 17 बैग्स थी, 17 बैग थी मेरी, और ऐसी बैग थी कि आप
आप इतने डिमोटिवेट तो खैर होते ही नहीं थे, वो टाइम ही अलग होता है, 17 18 19 साल की जो उम्र होती है, ये उम्र ऐसी होती है कि बस आसमान चीर देंगे, धरती फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब बेसिकली आग और पेट्रोल का जो संयोग होता है ना, उतना घातक होता है इस उम्र का जो संजोग है वो। तो उस एज में थे, कोई ज्यादा पता नहीं था। बैक आती थी, एक सेमेस्टर के 6 सब्जेक्ट होते हैं कि 6 के 6 में बैक आ गई तो भी चिंता नहीं है, रिजल्ट नहीं देखते थे भैया। रिजल्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा 6-7 बैक आई है, तो वो रिजल्ट ही नहीं देखते थे। तो बेहद खराब तरीके से इंजीनियरिंग के 4 साल पूरे होने के बाद में मेरे घर वालों ने ये कहा कि आप अगर ऐसी पढ़ाई करना चाह रहे हो तो घर आ जाओ। तो मैं बेसिकली हनुमानगढ़ जिले से हूं, तो घर वालों ने बहुत प्रेशराइज किया, तो मुझे घर बुला लिया। तो उसके बाद जो है करीब 5 साल पूरे कंप्लीट, 5 साल से ज्यादा ही होंगे, 5 साल से कम नहीं हो, 5 साल तक मैं अपने परिवार का जो व्यवसाय है उसमें, जो मेरे फैमिली ने, मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार के और मेंबर ने मुझे कहा कि ये काम शुरू कर दो आप, तो मैंने काम शुरू कर दिया उनके निर्देशन में, धीरे धीरे किया। फिर वो काम जैसे हमारा थोड़ा परिवार में 20-30 सालों से चला रहा था, उसके ज्यादा व्यू चलते, तो वो काम कर लिया और करना शुरू कर दिया। 2015-16 के आसपास ऐसे लगा कि बस यही जीवन का अंतिम लक्ष्य था जो पा लिया गया है, अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आप कोई ना कोई काम शुरू कर देते हो, आपके 2-4 पैसे आमदनी शुरू हो जाती है, तो इससे ज्यादा आदमी नहीं सोचता है। और डीलिंग किससे होती थी, मैं जिस लेवल पे काम करता था, पटवारी, वीडियो, इनसे बातचीत होती थी, वो सब मतलब दोस्त हो जाते थे, उनसे काम जो आवश्यकता होती थी वो निकल जाते थे। कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि पटवारी के ऊपर का जो सुपरविजनरी अथॉरिटी होता है, तहसीलदार होता है, कांस्टेबल की सुपरविजनरी अथॉरिटी जो है एएसआई, एसआई, एसएचओ, डिप्टी एसपी, ये सब होते हैं। तो क्या इनका क्या काम होता है, इतना दिमाग ही नहीं लगाना अपन को, ऐसा सोचा ही नहीं था कभी। उसके बाद क्या हुआ कि 2016 में मैं जिस गांव से हूँ उसके पास के गांव में एक लड़के का आईआरएस में सिलेक्शन हुआ था, इंडियन रेवेन्यू, मतलब बेसिकली सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ उसको, उसमें आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिली उसको। तो उसने, वो ऐसे क्या होता है, आपने भी देखा, वो सिविल सर्विसेज में किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो गांव जो है ना उसको कंधे पे बिठाए रखता है, 2 महीने तक नीचे नहीं उतरने देता, और फूलों की माला इतनी गले में होती है उसकी मुंह ही नहीं दिखता उसका। तो बेसिकली उस स्थिति में था वो घर आया मेरे 15 दिन बाद में। मेरे पापा ने कहा कि यार वो एक आदमी आईआरएस में सिलेक्शन हो, तुझसे मिलने क्यों आया है? मैंने कहा कोई क्या चक्कर है, मिलने आया होगा, उसको कोई समझ नहीं होगी तब मिलने आया होगा, मुझे समझ होती तो क्यों मिलने आया था। नहीं बोले यार, वो कह रहा था कि अनुज को बोलना कि मुझसे मिले, नहीं तो मेरे को बोलते मैं घर आ जाऊंगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त बात है, मुझे मतलब अपने आदमी को एक थोड़ा बहुत यूं पहुंच मिलती है तो वो खुद पे ऐसे अंदर झांकता है कि यार मैं तो सच में इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। मुझे लगा यार बाकी किसी ने समझा नहीं होगा मेरे टैलेंट को, इसने ही समझा है मुझे। तो उसने कहा कि या तो आप आ जाओ या फिर वो मिलने आया मुझसे, चाय वाय पी। बोले यार एक बात बताऊं क्या, बेसिकली वो मेरे सीनियर थे, तो हमारी 12th, मैं 11th में था और वो 12th में थे, तो हम एक स्कूल में ही थे। तो मैं थोड़ा स्कूल में ऐसे बदमाश टाइप का ही था, तो वो कहता था कि पढ़ ले, वो मुझे इंटरप्ट करते थे कि आपको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यार आप 12th में, मुझे पता है आप कैसे हो, आपको एक बार तैयारी करनी चाहिए। मैंने कहा तैयारी का नाम ही मत लो अब तो मैं हिंदी पढ़ूं तो शायद हिंदी नहीं पढ़ी जाए मुझसे। उन्होंने कहा कि चलो मैं लाइन बोल रहा हूँ, एक लाइन हिंदी में लिख के दिखाओ। तो मैंने वो, उन्होंने बोला और मैंने लिखी, उसमें एक 10-12 शब्द की एक लाइन थी, उसमें 4 पता नहीं 7 जगह, 5-6-7 जगह वर्तनीय शुद्धियां, कुछ को कुछ लिख दिया, दौरान को एक मात्रा लगा दी, या मतलब इतना जो दूसरी तीसरी की बात होती है ना जिसमें मात्रा की गलतियां होती है, वो लेवल था। अब मैंने वो देख के मैंने उनको दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे ये भी कंफ्यूजन था। उन्होंने कहा नहीं लिखो, तो मुझे लगा बड़ी की मात्रा आएगी या छोटी की मात्रा आएगी। तो मैंने वो अपन को अपनी योग्यता का पता था, तो मैंने वो पर्ची जो उन्होंने लिखाई मैंने फाड़ के यूं इकट्ठी सी करके यूं एक साइड में टेबल पे छोड़ दी। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मत देखो, आप जिस उम्मीद से आए हो ना सारी उम्मीदें आपकी टूट जाएंगी। बोले नहीं, तुम तैयारी करो एक बार। तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा मेरे फादर ने भी कहा कि अगर तैयारी करने की इच्छा है, पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने कहा अगर इच्छा है तो कर लो। फिर 2016 में यहाँ कोई साथी जिसने देखा होगा, 2016 में पटवारी की, ग्राम सेवक की, वीडियो की, एक साथ 3-4 वैकेंसी आई हुई थी। तो बेसिकली मैंने एक टारगेट सेट किया कि जब किसी ने साथी ने पटवारी का फॉर्म भर दिया और पटवारी प्री का पेपर था,
10-12-15 दिन उसने एक सीखवाल की किताब आती है, वो किताब ला दी मेरे को, चित्र से थे उसमें, मैप्स के थ्रू पूरा राजस्थान हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड वो सब बताया हुआ था, एक्सप्लेन किया हुआ था। और वो किताब ला दी, उसको मैं 5-7 दिन तो कभी आगे से खोल लूं, कभी पीछे से खोल लूं। उसके सीखवाल का नाम देख लिया, पब्लिकेशन गाँव, ये सब देखता रहा। बाद में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हुआ। 15-10 दिन मैंने उसको ठीक ठाक तरीके से पढ़ा। फिर राजस्थान, आपको पता होगा किसी को, आरएस पहली बार पटवारी का प्री पेपर हुआ था 2016 में, एक किसी ने दिया हो तो पटवारी प्री का पेपर था, वो पेपर दिया मैंने, और पटवारी प्री का पेपर देते ही आए, और तब ऐसे लगा कि प्री में तो होना ही चाहिए। दिमाग में ये कि आरएस आईएएस की तैयारी करेंगे, या एक आईआरएस ने ये आपको कहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, तो उसको ये पता चलेगा कि इसका तो निकम्मे का प्री में ही नहीं हुआ, तो दोबारा घर क्यों आएगा। तो मैंने कहा यार ये प्री में तो होना ही थी। तो प्री में रिजल्ट आया तो प्री में नहीं हुआ, पटवारी प्री में। तो उसने फोन किया आईआरएस ने, उन्होंने कहा कि यार क्या हुआ, पटवारी का दिया था ना। तो मैंने कहा मत पूछो, पटवारी प्री में इतनी कट हो गई है, पता नहीं कट ऑफ कैसे दिए इन्होंने, पता नहीं कैसे चेक किए, मेरा होना चाहिए था फिर भी नहीं हुआ। यही तो होता है, जब सिलेक्शन नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, अरे पता नहीं कैसे, राजस्थान में तो बहुत करप्शन है, पेपर पता नहीं कैसे बनाते हैं, कैसे कॉपी जांच करते हैं, किसी के मतलब कोई वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके बहाने बनाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि नहीं, सही से बताओ हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा, मेरे फादर ने कहा कि आप बहुत हो गया बेटा, अभी तैयारी भी हो गई, सब कुछ करके देख लिया, अब दोबारा उसी काम पे आ जाओ जिसमें जिसको हमने आपको करवाया था। फिर मैं उसी काम पे लग गया, और उसके बाद फिर एक महीने बाद आरएस की वैकेंसी आई हुई थी। 2016 में पूरी वैकेंसी को मैंने फाइट किया, प्री का दिया, उसी समय एसएससी का दिया। तो क्या इंजीनियरिंग किया हुआ है, बेसिकली आप समझ सकते हो, बीएससी मैथ्स से, उसको पता होगा कि मैथ्स 10वीं तक की मैथ्स आती है, तो वो आप अभी भी 100 सवाल दोगे तो 100 में से 90 सही कर देगा वो। यही बात है मोटा मोटी। बीएससी जिसने मैथ से की है, वैसे इंजीनियरिंग की है, उसको 10वीं तक की मैथ कोई ज्यादा खास नहीं लगती। तो वही हुआ, पटवारी प्री में दोबारा कट ऑफ आई, उसमें हो गया। आरएस प्री में, एसएससी में 2-3 एग्जाम दिए मैंने, तो प्री में थोड़ी बहुत तैयारी होने की वजह से प्री में हो गया, और एसएससी में भी हो गया। एसएससी प्री में, एसएससी फाइनल नहीं, प्री में। उसके बाद क्या हुआ जी, थोड़ा कॉन्फिडेंट आया, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फिर आरएस मेंस की मेरे सामने एग्जाम था, वो दिया मैंने, तो उसमें भी मैथ्स थी, तो उसकी मैथ्स की वजह से मुझे इंटरव्यू कॉल हुआ। तो वो एक क्या होता है कि आप बेसिकली 3-4 टीयर के एग्जाम में आप बीच में से आ जाते हो, या इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो, या आपका प्री मेंस 2 टीयर का एग्जाम है, उसे प्री पास कर ले, तो आप थोड़े से मोटिवेट तो होते हो कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो है अंदर की, अपन पढ़ के पेपर देंगे तो हो ही जाएगा। तो ऐसा उस साल 1.5 साल में मुझे ये कॉन्फिडेंस, आसपास तो रह जाऊंगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर मैंने दोबारा ऐसे सोचा कि यार एक बार ट्राई कर लेते हैं अच्छे से, आरएस का देके, हो सकता है अपना सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाएगा तो तब धीरे धीरे आप पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें, देखो क्या है, सोक्रेटिस ने एक बात कही थी। सुकरात सुना होगा सभी ने। सुकरात ने कहा था कि ज्ञान जो है ना, वो व्यक्ति के अंदर ही होता है। टीचर क्या करता है, अज्ञानता के पर्दे दूर करता है। मतलब बेसिकली क्या है कि आपके चीजें अंदर है। उसका एक एग्जांपल दिया था सोक्रेटिस ने कि पाइथागोरस प्रमेय जो थी, एक श्रमिक से प्रूव करवा दी थी उसने, मजदूर से पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करवा दी थी उसने। तो इसकी वजह से उस टाइम की जो सोसाइटी है ना, उसने उसका विरोध किया था। बेसिकली मैं यहाँ जो टीचर बैठे हैं उनका कुछ नहीं ऐसे मतलब आलोचना नहीं कर रहा, तो लेकिन बता रहा हूं आपको कि ज्ञान आपके अंदर है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ा, आपको अज्ञानता के पर्दे आपके हटाए जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा, संसार में इतनी विविधताएं हैं, प्रशासन ये है, शासन ये है, पुलिस ये है, इंडस्ट्री ये है, या आपको काम करने के बहुत सारे सेक्टर नजर आते हैं। तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की, तब पता चला कि अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में ये होता है, पुलिस में ये होता है। तो धीरे धीरे फिर तैयारी अच्छी हुई, राजस्थान जीके को पढ़ा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो भी बेसिक आप पढ़ते हो आपने पढ़ी रखा हुआ। मैंने जितना पढ़ रखा उतना पढ़ी रखा हुआ आपने मुझसे, मैंने आपसे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रखा। बेसिकली बात यही है, आप मुझसे पूछोगे तो मुझे कुछ नहीं आता, वो 1-2 साल ही याद था बस। अब क्या हुआ कि मेंस का पेपर हुआ, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू का रिजल्ट आया, तब मेरी 97th रैंक आई, जिसमें मुझे आरपीएस मिला। तो वो एक बेसिकली एक
अंदर से आपको मोटिवेट करता है कि आपने 2-3 साल किसी चीज के लिए तैयारी की, और आप इतना खराब एजुकेशन बैकग्राउंड होने के बाद, मतलब खराब एजुकेशन बैकग्राउंड, निहायत ही कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है जिसने पढ़ाई जीरो से शुरू की है, लेस डेडिकेटेड, लेस कंसंट्रेटेड, और किसी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो ये है कि 17-18 बार फेल हुआ हूं, और इसके अलावा कहीं भी ऐसे नंबर नहीं आए हुए जिसमें आपको ये लगे कि नहीं यार मैंने 10वीं में तो झंडे गाड़ दिए थे। कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी मुझे ये नहीं कहा कि यार आपने इस कक्षा में तो बहुत अच्छे नंबर लाए हुए यार, या आपने ये काम बहुत अच्छे से किया। मुझे तो हमेशा यही कहा था कि यार तू किसी काम को ढंग से नहीं किया आज तक। बेसिकली ऐसे कैरेक्टर का व्यक्ति तैयारी करे, उसका सिलेक्शन हो जाए, तो आप मान सकते हो कि अगर हम ये सोच लें कि हमें ये काम, वो बेसिकली कोई भी काम हो सकता है, एजुकेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, आप सोच लेते हो कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसमें आप अगर ईमानदारी से तैयारी शुरू करते हैं, ईमानदारी से तैयारी शुरू करने का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड करो कि सच में ही आप एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो क्या। आजकल क्या है कि इतने ज्यादा आपकी मतलब प्रेफरेंसेस जो है, प्रेफरेंसेस में क्या क्या, मान लो परिवार है, दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, परिवार के आयोजन है, सोशल मीडिया है, या समाज में या आपके आस पड़ोस में जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी की बात करते हैं वो लोग हैं, आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको क्या करती है, इंपैक्ट करती है, प्रभावित करती है ना आपको। तो वो सभी को प्रभावित करती है, वो आपको प्रभावित नहीं करती। फेल होने का डर हर व्यक्ति को लगता है। जो टॉप करता है ना, उसको ये लगता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाद में अगर सच्चाई पे रहे वो, तो उसको ये कहना चाहिए कि मुझे भी फेल होने का डर था। बेसिकली सभी को होता है फेल होने का डर। सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको ये लगता है कि मैं इस भर्ती परीक्षा के लायक नहीं हूं। सच में ऐसे लगता है आपको। आपका सिलेक्शन होने के बाद में ये सब चीजें तय होती है। मैं जैसे बोल रहा हूं तो बोलने की वजह क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने तैयारी की, मेरा सिलेक्शन हो गया। आप मुझे क्यों सुन रहे हो? बेसिकली ये बात तब आती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन होने के लिए न होता है तब तक आपको डर रहता है। और सिलेक्शन होने के लिए बेसिकली चीजें क्या है कि आपका डेडिकेशन है, आपको जो चीजें बताई जा रही हैं, बुक्स हैं, सामान्य किताबें हैं, कोचिंग कर रहे हो आप, और कोचिंग के नोट्स हैं, चीजें याद नहीं होती, उनको बार बार रिवीजन करो। आपका रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि आपने जो चीज आज पढ़ी है वो आपके हमेशा याद रहनी चाहिए। हमेशा याद रहने के लिए आपको भले उसको 50 बार पढ़ना पड़े, तो तभी तो प्रोडक्टिव होगा। यहाँ किस किस वैकेंसीज के तैयारी करने वाले बच्चे बैठे हैं? टीचर्स के हैं क्या सभी? आरएस के हैं क्या? एसआई के हैं क्या? थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के हैं क्या? और को किस किस? एसएससी? चलो ठीक है। बेसिकली ये राजस्थान से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसी के हैं। तो उसमें हम लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग एक जैसा सा सिलेबस है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मेंस में क्या होता है, लिखना होता है आपको। बाकी आप सभी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स राजस्थान की भी पढ़ते हो, इंडिया की भी पढ़ते हो, हिस्ट्री राजस्थान की भी पढ़ते हो, और वो पढ़ते हो, इंडिया की भी पढ़ते हो। अब पढ़ने का तरीका क्या क्या होना चाहिए? जैसे मान लो आपने पढ़ा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा। मान लो आप पढ़ते हो, आप सोचते हो कि आप अभी एकदम से विचार करो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मुझे अगर फैक्ट याद है या नहीं है। बेसिकली तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? चित्रांगदा मौर्य ने की थी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप ये देखो, ये फैक्ट हो गया। उसके बाद देखो कि ये कौन से पठार पे स्थित स्थापित है? मेसा के पठार पे। बेसिकली ये सब चित्तौड़गढ़ में, ये लिविंग फोर्ट है या नहीं है? लिविंग फोर्ट है, पता ही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? इसमें 3 शाखे हुए हैं। तीनों शाखे कब कब हुए हैं? कब कब हुए? पहला हुआ है क्या? राजस्थान का पहला शाखा था वो। पहला शाखा कहां हुआ है? रणथंभौर में हुआ है। किसने किया था? रंगादेवी ने। रंगादेवी ने जोहर किया था। केसरिया किसका हुआ था? हमीरदेव चौहान का हुआ था। और को हमला किसने किया था? अब वहां चले जाओ रणथंभौर पे। रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया? मोहम्मद शाह मंगोल को उसने शरण दी। बेसिकली 2-3 लोग थे जिसको शरण दी उसकी वजह से। अब ये क्या, आप ऐसे पिरो के रखो चीजों को। मुझे कम याद है लेकिन आप ऐसे पिरो के रखो। जैसे मान लो मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को किसने कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध के बारे में? कर्नल टोड ने किस युद्ध के बारे में कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में। और दिवेर के युद्ध के बारे में उसने क्या कहा था? ये क्या है? मेवाड़ का मेरा था। ऐसे क्या है फैक्ट, आप कनेक्ट करते रहो। मुझे इसलिए याद है कि मैंने
मुझे बेसिकली 2017 तक तो ये बातें मेरे लिए मील का पत्थर ही थी, लेकिन आप बार बार से किसी चीज को रिवाइज करते हो ना, बार बार रिवाइज करते हो। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी के पास रहा है क्या? मतलब ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है? पॉलिटिकल साइंस, साइंस, तो हाथ ऊपर करो ना जिसके पास रहा है, फिर 2-4 सवाल पूछे जाए उससे। इसलिए अब हाथ ऊपर नहीं करेंगे। मोटा मोटा कहने का अर्थ है कि अब जैसे राजस्थान हिस्ट्री तो सभी की है, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते। मान लो एकीकरण है, अब देखो क्या है कि आपको ये पता है कि एकीकरण के 10-20 सवाल ये बनने वाले हैं। 7 चरण है, 7 की तारीखें हैं, किसका उद्घाटन किसने किया था, कहां हुआ था, जवाहरलाल नेहरू कब आया था, यही तो है। चंद्रवीर ने उस टाइम क्या कहा था, यही तो 10-20 सवाल है। आप ये मान के चलो कि ये जो पहले तो बेसिक है, आपको बेसिक आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। मैंने ये जनरली देखा है कि आप ऐसा गंदा सा सवाल तो सही कर देते हो, बौद्ध धर्म की इस स्तूप की स्थापना किस सन में हुई थी, वो तो आप बता दोगे, लेकिन आप राजस्थान के कोई 7वें चरण का कोई सवाल पूछ ले कि सुनील टप्पा किसमें मिला था, या सिरोंज किससे आया था, या जो भी हुआ था, 7वें चरण की कोई एक फैक्ट पूछ ले, तो आप बेसिकली वो क्या कर दो, मिस कर दो। आप ये देखो कि आपका फाउंडेशन अगर अच्छा है ना, बेसिक, तो आपका बेसिक अच्छा है तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ऐसे सवाल सही हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल होने का अर्थ है कि आपने पढ़े नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं, और आज तक उस टॉपिक से कोई सवाल पूछा नहीं गया, तो आप कोई अंतर्यामी थोड़ी हो, तुक्का मार के भले ही सही कर दो। तो बेसिकली आपका फाउंडेशन है ना वो सही होना। आप कोई पेपर उठाते हो, टफ पेपर आता है, ठीक है, टफ पेपर आए तो कट ऑफ कम जाएगी उसकी, बेसिकली यही तो फंडा है। लेकिन आप टफ पेपर आया है तो उसको अटेम्प्ट करने की आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, आपकी टेक्निक अटेम्प्टिंग कितनी होनी चाहिए। मान लो अच्छा पेपर आया तो आपकी अटेम्प्टिंग, आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव जो माहौल है उसमें आपकी 80-90% के बीच में अटेम्प्टिंग होनी चाहिए। कितने लोग इससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, हाथ ऊपर करो। सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं सारे ही बैठे हो, मतलब हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो बेसिकली। अरे तो मैं कोई सवाल पूछ के क्या कर दूंगा, मैं सिलेक्शन थोड़ी तय कर दूंगा आपका, या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तय नहीं कर। बेसिकली बात ये है कि आपकी अटेम्प्टिंग है ना वो ऐसी सेट होनी चाहिए कि अगर टफ पेपर आया है तो इतनी अटेम्प्टिंग तो होनी चाहिए। अटेम्प्टिंग आपके मैक्सिमम लेवल पे होनी चाहिए। जैसे मैंने 5-7 ऑब्जेक्टिव पेपर तो दिए ही होंगे, सब इंस्पेक्टर का दिया जिसमें कृतिका सब इंस्पेक्टर बनी है, सारे प्री के 3 बार दिए, ये 2021 वाला प्री भी दिया हुआ है, 2018 दिया। तो मेरे जो कट ऑफ थी उसमें हमेशा 30-40 एक नंबर ज्यादा आते थे। मेरी अटेम्प्टिंग, आप ये नहीं है कि मैंने ज्यादा अटेम्प्ट किया था, मेरी अटेम्प्टिंग रहती थी 150 में से 145, 147, 142, 140, अब 140 रहती थी। पटवारी मेंस दिया था, मेरी उसमें थी 150 में से 148 क्वेश्चन, मुझे याद है। तो मैं उस पेपर को करके आया था, तो लोग बोले यार सारे ही कर रखे हैं, मैंने कहा सारे ही कर दिए, तो बोले सारे कर दिए तो काय का सिलेक्शन होगा। लेकिन ये तय करने वाला आप नहीं हो। कईयों की एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती है कि वो 120 क्वेश्चन करके भी 115 क्वेश्चन बचा पाते हैं, ये बहुत अटमोस्ट लेवल है। कई 120 करते हैं उनमें 110 बच जाते हैं, लेकिन कई ऐसे सिर्फ तुक्का प्रणाली पे निर्भर कई लोग जो होते हैं 120 करके आते हैं, उनके कट पिटा के 50 क्वेश्चन बचते हैं। तो आपकी अटेम्प्टिंग आप तय करोगे ना कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, समझ आ गई बात। तो ये आप देखो, पेपर अटेम्प्ट करना एक कला है, सच्चाई है। पढ़ना एक चीज है, विषय वस्तु को पढ़ना एक अलग सेक्टर है, पेपर अटेम्प्ट करना एक अलग चीज है। आप एकदम ज्ञानवान हो, आप तो ऐसे जैसे मल चलते रहो तो आपके यू फैक्ट इधर उधर गली सड़क पर गिरते रहे, इतने ज्ञानवान हो चुके हो आप, इसमें कोई दौर। आपने देखा बहुत सारे लोग इतने फैक्ट के इतने मास्टर हैं जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता उनका। उनकी अटेम्प्टिंग या अटेम्प्ट करने की जो उनकी स्किल है ना वो अच्छी नहीं है, इसका मतलब बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ गई होगी बात। अटेम्प्टिंग या पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्किल है। दूसरा, सवाल पढ़ने में गलती 1-2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप मैंने ये देखा है, मैंने 2-3 लोगों के लिए, मैं जैसे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने उनकी OMR शीट ली, उन्होंने जैसे अटेम्प्ट किया है, उन्होंने पहला कौन सा ऑप्शन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या असत्य नहीं है, तो इसको क्या है वो प्रोसेस से नहीं कर पाते इस बात को कि असत्य नहीं है तो मुझे बताना क्या है,
असत्य नहीं है मतलब कौन सा बताना है, जो सत्य है। अब वो क्या होता है, पेपर का प्रेशर होता है, पता नहीं क्या होता है, वो पहले दूसरे में से जो असत्य है ना उसको टिक करके आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या, उसको सवाल आ रहा था, उसने वो गलत कर दिया। ये सबसे बड़ी हानि है किसी एस्पायरेंट के लिए। सबसे बड़ी हानि ये है कि उसे आता हुआ सवाल गलत कर दिया। नहीं आता गलत कर दिया कोई बात नहीं है, आता हुआ गलत कर दिया, ये सबसे बड़ी हानि है। और सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, नहीं आते हुए को भी सही कर दिया। जैसे कि तुक्के मारने की भी टेक्निक होती है। आपने जैसे ये सुना कि मैंने विजय सिंह पथिक को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैं राजस्थान जीके की इसलिए बात कर रहा हूं कि मैंने 2-4 सब्जेक्ट पूछे, उसमें से किसी ने हाँ नहीं भरी, इसलिए मैं राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं, वरना थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात करते, पॉलिटिकल साइंस की बात करते। लेकिन राजस्थान, मान लो विजय सिंह पथिक के बारे में आपने पढ़ा, उसके 3-4 समाचार पत्र आपने पढ़े हुए, मतलब उस टाइम के जो हमारे किसान आंदोलन थे या स्वतंत्रता से आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम की जो भी नेशनलाइज एक्टिविटीज थी वो चल रही थी, उसमें उन्होंने 4 न्यूज़पेपर पर। अब आपको ये पता है कि विजय सिंह पथिक का इसके अलावा कोई न्यूज़पेपर हमने नहीं सुना। तो उसमें कोई ऐसा न्यूज़पेपर आपको पेपर में पूछ लिया कि ये निम्न में से किसका नहीं है या किसका है, तो आप ये, उसमें विजय सिंह पथिक का नाम, तो आपने पढ़ा नहीं, तो आप ये तो मान के तुक्का मारो, तो ये तो कर ही सकते हो ना कि विजय सिंह पथिक का तो मैंने नहीं पढ़ा, तो उसको काट दो। तो ऐसे तुक्के तो मार ही सकते हो, समझ आगे बात। अब मान लो गिरी सुमेल का युद्ध छोड़ो, आप मान लो गोविंद गिरी का सवाल आ गया, गोविंद गिरी से रिलेटेड कोई, मान लो संप सभा से रिलेटेड कोई फैक्ट पूछ लिया उसने, तो आपको एक फैक्ट आता है, एक फैक्ट नहीं पता, और आपको ये लग रहा है कि यार ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये इतना सत्य होता तो मेरा पढ़ा जरूर होता, क्योंकि गोविंद गिरी को तो आपने खोद रखा होगा, मेरे को पूरा पता है, समझ आ गई बात। तो गोविंद गिरी को आपने खोद रखा है, ऐसा फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है और आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब वो फैक्ट है सही नहीं है, ऐसा मान के चल सकते हो आप। तो ऐसा मान के चल सकते, ऐसे वैज्ञानिक तुक्के मारने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप ये मान के चलो कि 150 में से 150 सवाल आपको नहीं आएंगे, आपको सवाल वही आएंगे 100, 80, 90, 100, 20, 30, 40 के तुक्के मारने ही पड़ेंगे आपको, समझ आ गई बात। तो ये हमेशा ध्यान रखो। आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कृतिका कहेगी मेरा टाइम ले लिया, तो बेसिकली बात ये है, इसको आप अटेम्प्टिंग, पढ़ाई तो एक अलग जगह है, पढ़ाई होनी चाहिए आपके सेचुरेशन लेवल की पढ़ाई, उतनी पढ़ाई तो आपकी होनी चाहिए जिसमें आपका सिलेक्शन हो। अब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी अटेम्प्टिंग ठीक नहीं है, तो उसका ध्यान रखो। और बेसिकली फैक्ट जो है ना, आपको याद करो, रटो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, कैसे भी करो, बार बार रिवाइज करो, उसको याद तो करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट जो है ना उनको कोरिलेट करने की कोशिश करो। जैसे मान लो कंसेप्ट को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। आनंद पाल तोमर का नाम सुना हो क्या? क्या के कौन था? बैठे बैठे बता दे। हाँ हाँ, दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? देखो, दिल्ली को जीता आनंद पाल ने था, लेकिन चौहान शासकों में नहीं, चौहान शासकों में विग्रह राज ने जीता। चौहान शासकों, पृथ्वीराज चौहान ने उसको पहली बार राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, कौन थे? और गढ़वाल जो था, जयचंद गढ़वाल, ये भी क्या था? ये इस आनंदपाल का द्वैता था। ये भी मतलब आनंदपाल का नाना, आनंदपाल तोमर जो था ना, वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान का भी नाना था और जयचंद का भी नाना था। इसलिए तो दोनों क्या थे? मौसेरे भाई थे। और संयोगिता क्या थी? अब देखो, अब ये दिल्ली को लेके कंसेप्ट दूर हुआ। उसके बाद अगर बात है कनौज की, बात है कनौज को लेके, अपन कनौज को लेके हमेशा ही हिस्ट्री में क्या रहा है? विवाद रहा है, युद्ध रहे हैं। तो सबसे पहले किन 3 डायनेस्टीज के शासकों के मध्य, राजवंशों के मध्य युद्ध हुआ था कनौज को लेके? कौन, किस के मध्य? उसके बाद गुर्जरों के टाइम में, गुर्जर प्रतिहार शासकों के टाइम में नागभट्ट सेकंड ने क्या किया था? सबसे पहले कनौज को राजधानी बनाया था। देखो, मेरे फैक्ट जो है ना क्रॉस चेक कर लेना आपके गुरुजियों से, मेरे को जो याद आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। कनौज को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज ने के टाइम में पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर तीनों के मध्य 100
वर्षीय जो है कनौज को लेके संघर्ष शुरू हुआ था, अभी यही था सर, हिस्ट्री के टीचर बैठेंगे यहाँ। तो उसमें कनाकबट द्वितीय ने सबसे पहले राजधानी बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में कोरिलेट करो। अब मान लो आपसे पूछे महेंद्रपाल के बारे में, गुर्जर प्रतिहार शासक, अब एक और याद आ गया मेरे को, उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या हो सकता है? राजशेखर। कौन था राजशेखर? उसका दरबारी कवि था। अब आपसे मान लो राजशेखर की कोई किताब पूछे, बाल रामायण किसकी थी? राजशेखर की थी। राजशेखर बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लो गुर्जर प्रतिहार पे एक दो सवाल और पूछ ही लेता हूं। चलो, सुलेमान किसके टाइम में आया था? देखो, चलो छोड़, अरब यात्री तीनों चारों के नाम याद हैं क्या आपको? कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? अल-बरूनी, अल-मसूदी, सुलेमान और इब्न बतूता, ठीक है। तो अब ये देखो कि सुलेमान के टाइम में कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था? मिहिर भोज। शाबाश। मिहिर भोज ने क्या कहा था इस्लाम के बारे में? मिहिर भोज को क्या कहा जाता है? इस्लाम का शत्रु शासक कहा जाता है ना। तो समझ में आ गई होगी मोटी मोटी इनको कोरिलेट करने। अच्छा, अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? यशपाल। और मोहम्मद गजनवी के टाइम में राज्यपाल। कौन बोला? बिल्कुल सही है। ये मुझे जितना याद है उसके हिसाब से ये सही है, बाकी आपके सर से पूछ लेना। मतलब आप क्या है कि ऐसे चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करो। कनौज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, दिल्ली हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये क्या है कि आपके पढ़ने के स्तर को आप तय करोगे कि कनौज इंपॉर्टेंट रहा है, तो बेसिकली सवाल पूछने वाला इस चीज पे फोकस करेगा कि सबसे पहले सवाल पूछा जाए कनौज का पूछा जाए। मान लो आप राजपूत शासन की बात करें, मेवाड़ की बात करें, तो मेवाड़ में सबसे कला संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कुंभा। तो कुंभा से डेफिनेटली सवाल आना मुश्किल आ सकता है, मुश्किल आ सकता है, लेकिन सवाल आना तय होता है। मान लो अब महाराणा प्रताप के बारे में, तो महाराणा प्रताप के बारे में अगर किसी प्रकार की कोई रणनीतिक गतिविधियों से अगर कोई या योद्धिक गतिविधियों से संबंधित कोई सवाल आएगा तो प्रताप से आएगा। लेकिन बेसिक सवाल आए कि नहीं आए, मुश्किल आ सकता है सवाल, क्योंकि अब सवाल का स्तर जो है ना, क्योंकि आपने बेसिक तो बहुत लोगों के तैयार है, हो सकता है कोई एक सिंपल सवाल को भी ऊपर नीचे करके पूछ ले या थोड़ा टिपिकल फैक्ट पूछ ले। सर, नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हो पाते हैं। ज्यादा हो पाते हैं क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना, तो पता नहीं क्यों वहां पे पेपर का जो स्ट्रेस होता है ना उसको मेंटेन नहीं कर पाते। देखो ठीक है, आप देखो फिर भी ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि आप 2-4 पेपर दे देते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये डिफाइन करो, 2-3 चीजें हैं इसमें। पहले तो ये डिफाइन करो कि किस सब्जेक्ट के पेपर आपके ज्यादा आप नेगेटिव कर रहे हो। मान लो आप एक जनरल है कि 10-10% सभी सब्जेक्ट के गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या हो? समावेशी हो। आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ समान व्यवहार कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपका अटेम्प्टिंग जो है ना, उसको आपको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उसमें आप क्या कर सकते हो? देखो, आपने सबसे कोई सवाल टिक किया और वो नेगेटिव हुआ है, और कोई सवाल टिक किया वो सही हुआ है। आप ये देखो कि आपने जब उसको टिक किया था, जो सही हुआ है ना, उस टाइम आपने क्या सोचा था? देखो क्या होता है, जनरली नेगेटिव होने के जो कारण है उनमें सबसे पहला कारण क्या होता है कि आप सबसे पहले सवाल पढ़ते हो और चारों आप ये कहोगे कि इसको तो माइक पकड़ना ही नहीं आता, आरपीएस कैसे बन गया ये। तो 4 टिक करते हो, तो उनमें से सबसे पहले टिक करते हो ना, बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज होती है। आपने अगर पढ़ा है तो सबकॉन्शियस माइंड समझते हो ना, आपने कहीं ना कहीं कोई चीज पढ़ी होगी, वो आपको क्लिक करती है। आप क्या करते हो? जिस ऑप्शन को टिक करते हो ना, उसको सबसे पहले 1 नंबर दे दो कि मैंने सबसे पहले इसको ही टिक किया था। अब क्या करते हो? जनरली आप उसको छोड़ देते हो और सेकंड जो बारी आती है उसको क्वेश्चन को देखने की, जब सेकंड बार पढ़ते हो आप पेपर को, तो उस टाइम क्या करते हो? नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको ये लगता है कि आपने इसको बार बार देख लिया इसलिए आपको सही लग रहा है। नहीं, आपने पहली बार देखा था, उसके पीछे क्या लॉजिक था, आपको ये क्यों लगा, वो ध्यान में रखो। आप उसके आगे लिख दो पहली बार मैंने ये सोचा था, और आप एक मेरा ऑब्जर्वेशन या मेरी ये कैलकुलेशन ये कहती है कि आपने जिसको पहली बार टिक किया था उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 70% होगी। समझ आ गई बात? तो आप पहली बार टिक करो, उसके आगे 1 लिख दो, ठीक है। दूसरा ये देखो कि नेगेटिव होने की वजह कहीं आप सवाल ने आधा अधूरा पढ़ने की वजह तो नहीं है। समझ आ गई? पूछा क्या है, बता क्या दिया है,
ये तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो सवाल को तो आप अगर पीछे वाले सवाल पे पढ़े हो, बेसिकली क्या आपने 15 नंबर सवाल पढ़ लिया, बंद कर दो, 15 नंबर सवाल पढ़ लिया, अब आप 16वें पे आ गए और आपके दिमाग में वो 15 नंबर सवाल ही चल रहा है। ये बहुत होता है, मैंने देखा है। तो आपने क्या है, 15 नंबर सवाल को छोड़ो एक बार, अब 16 नंबर को ठीक से पढ़ो। अब आप ठीक से पढ़ोगे तो हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ो, ये हाँ है, हाँ नहीं, सत्य असत्य, निम्न में से कौन सा कथन सही है, 1 2 2 3 3 4, आप उनमें से सबसे पहले उन कथनों के आगे टिक करो कि ये तो गलत है, तो उस गलत है ना, वो जिस ऑप्शन में उन ऑप्शन को काटो। हमेशा नेगेटिव उल्टी अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, सीधी अप्रोच के साथ नहीं। मान लो आपको ये पता है 4 में से नंबर 1 कथन सही है, तो आप ये मत देखो कि नंबर 1 कथन किस किस ऑप्शन में है, नहीं, आप ये देखो कि चारों में से गलत कौन सा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप चारों में से ये देखो कि गलत कौन सा है, तब आप उत्तर तक पहुंचोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आप चारों में से सही कथन पे जाओ, उसमें जो ऑप्शन है वो काटो, उल्टी अप्रोच के साथ काम करो, ठीक है। रिवाइज है, मतलब जो भी है उल्टी अप्रोच, जो मतलब आप सही से गलत की तरफ नहीं, गलत से सही की तरफ की अप्रोच की ऊपर काम करो, वो सेलेक्ट, वो मतलब क्वेश्चन सही करने की आपकी जो टेंडेंसी है ना, उसको बढ़ा देगा। उसके अलावा सवाल पढ़ने की, नए पढ़ने की जो दिक्कत है, वो तो आप जितना सवाल को कंसंट्रेट होके पढ़ोगे वो ज्यादा अच्छा है। बार बार मॉक टेस्ट दो। अच्छा, मॉक टेस्ट में क्या करते हैं, मान लो सर ने 100 सवाल पूछे आपके, तो आप तुक्के से जो सही हो गया ना, तो उसको तो ये मान ले तो मैं तो इस सवाल का तो बादशाह था इसलिए सही हो गया, ये नहीं, उसको काट दो, अभी तो तुक्के से सही हुआ है। हमेशा चारों ऑप्शन पे जाओ, आपका जो मॉक टेस्ट हो रहा है उनमें चारों ऑप्शन पे जाओ। अच्छा, ये क्यों नहीं सही हुआ, ये गलत क्यों है, ये सही होने के पीछे थ्योरी क्या है, मतलब हर एक क्वेश्चन के पीछे 4 सवाल तैयार होते हैं, तो आपको पता होगा। तो आप चारों सवालों तक जाओ, आपके हर एक मॉक टेस्ट को बार बार देखो, आपकी जो गलतियां हुई हैं उन सबको सुधारने के लिए सबसे अच्छा जो आपके पास जो है वो है आपका मॉक टेस्ट। तो आपके जिस टाइप के सवाल गलत हो रहे हैं उनको देखो, और वो क्यों हो रहे हैं उनकी जड़ तक जाओ। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को ठीक कर सकते हो। और बताओ। प्रेशर रहता है बिल्कुल को, देखो उसको मेंटेन करने के लिए देखो ये है कि एग्जाम का प्रेशर हमेशा रहेगा, सभी पे रहता है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। जनरली मैंने देखा है कि लड़कियां तो इतना प्रेशर लेके जाती है एग्जामिनेशन हॉल में कि 70% लड़कियां तो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाती है एग्जाम हॉल में बैठते ही। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि आप क्या कर रहे हो, तैयारी में इतने तैयारी का बोझ इतना सिर पे ले रखा है आपने, आपको ये लगता है कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बोझ सबसे बड़ा बोझ है, इस बोझ को उतार दो। आप इस मन से तैयारी करो या इस मन से पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाओ कि नहीं होगा तो और कुछ कर लेंगे। एग्जाम क्या है, आपकी किसी भी प्रतिभा का, आपकी सिर्फ एक राजस्थान हिस्ट्री का एग्जाम है तो आपकी राजस्थान हिस्ट्री की जो प्रतिभा है उसकी जांच का पेपर है, वो आपकी ओवरऑल प्रतिभा का जांच का पेपर नहीं है। तो आप जो भी चीजें हैं जो आपको प्रभावित कर रही है, किसी की बातें, किसी की नेगेटिविटी, कोई कॉम्पिटिटिवनेस, आपके सहेली दोस्त या उसकी वजह से जो नेगेटिविटी पैदा हुई वो, या कोई आपकी परफॉर्मेंस किसी वजह से कम रही हो, आपके घर वालों ने आपको प्रलाद दिया हो कि नहीं भाई तू नौकरी लगे तो हम तो उजड़ जाएंगे, ये सब चीजें छोड़ दो। होगा नहीं होगा सच में आप तय नहीं कर सकते, आपके हाथ में क्या है, तैयारी करना है। होगा तो अच्छी बात है, कहीं टीचर बन के, कहीं पुलिस में, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं भी आप सर्व कर लेना, अच्छे से सर्व करना। आपको मौका मिलता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का तो अच्छे से करना, अगर नहीं मिलता है तो कोई और अच्छा कर लोगे आप। बेसिकली बात यह है कि एग्जाम अगर इस सोच के साथ दोगे कि नहीं मेरा अगर नहीं हुआ तो मेरे ऊपर पूरे भारत देश का जो भार है वो देश तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो। ऐसा कुछ नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा तो अच्छा होगा, आप एक नौकरी या आप एक रेगुलर गवर्नमेंट सर्विसेज से जुड़ जाएंगे। बाकी अगर नहीं होगा तो किसी और सेक्टर में आप अच्छा कर पाओगे। तो ये स्ट्रेस हमेशा दिमाग से निकालो। दूसरा, किसी प्रकार का कोई प्रेशर की रेट मत लो। अपने जो है ना, जो अपने जो सोचते हैं, अपन ये सोचते हैं कि अच्छा बैठे बैठे सोच लेते हैं कि अच्छा मैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गया तो मैं ये करूंगा कि टावरान बहुत कूटे करूंगा, या मैं पटवारी बन गया तो अच्छा महाराज
मेरे गांव के जो भी लड़का है उसने उस टाइम मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, मैं एक रड़क काट दूंगा, तो खाज मिटाऊंगा मैं। मेरे लिए बहुत होता है ये। तो ऐसे इस अप्रोच के साथ मत करो। आप अप्रोच ये रखो कि नहीं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सच में जो मुझे जिस पद के लिए मैं चयनित होऊंगा उस पद पे जो भी मानव कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर उपाय हो सकते हो ना, वो करूंगा। अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है या मेरे साथ किसी ने किसी प्रकार का कोई द्वेष रखा है, मैं किसी कोई प्रति कोई द्वेष नहीं रखूंगा। मैं उसके लिए भी उतना ही काम करूंगा जो मेरे नेगेटिव सोचता है। और ये आप जो नौकरी करके आप किसी पद पे जाते हो तो ये आपके लिए एक ईश्वर का आशीर्वाद है। ये क्या है, एक ताज है, एक सरदार, मतलब सरदारी है। ये आपके सिर पे तब जाएगा जब आपके अंदर वो सब क्वालिटीज होंगी जो उस पद पे रहने के लिए आवश्यक है। तो आप ये सोचो कि एक टीचर के लिए कि व्यक्ति में क्या क्या गुण और योग्यताएं होनी चाहिए, वो डेवलप करो। समझ आ गई बात? बेसिकली इस एग्जाम की प्रोसेस पे जाओ आप, न कि रिजल्ट पे जाओ। हमारा काम क्या है, तैयारी करना है। सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई और चीज अच्छी होगी। देखो जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी ना, मेरे साथियों के बताऊं मैं जिसका सिलेक्शन हुआ ना वो सब एसडीएम बन गए, कोई आरपीएस बन गया। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी अच्छी थी ना, वो आज किसी टीचिंग माध्यम से, किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ के या किसी सोशल मीडिया से जुड़ के या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ के हमसे बहुत ज्यादा कामयाब है 2 सालों में। समझ आ गई बात? लेकिन क्या है कि हमें यूं लगता है हमें इंस्टेंट जो रिजल्ट है ना वो चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब है कि आपा तो क्या चाहिए, गरम गरम ही चाहिए भी। हमने मेहनत की और तुरंत प्रभाव से महीने 2 महीने रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लोग तैयारी कर रहे हैं ना, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। आप उस तैयारी में कहां सेट आओगे अपनी तैयारी के बदौलत, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको उस हिसाब से नंबर मिलते हैं, आपकी रैंक उस हिसाब से ही आती है। लोग बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, तो आपको उनको पीछे छोड़ने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वो करनी पड़ेंगी। अगर आप स्ट्रेस आपके अंदर स्ट्रेस है ना, तो आपको सबसे पहले तो तैयारी तो छोड़ो, स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इनका उपाय करना चाहिए। इनके साथ सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। स्ट्रेस के साथ, लेस कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको उतना कॉन्फिडेंस तो चाहिए, वरना आपको मान लो एसडीएम बना दे और आप सामने 100-150 लोग खड़े हो और आप मैडम या सर जो है वो कोई स्ट्रेस में या कम आत्मविश्वासी है, तो क्या भाग जाएंगे क्या वहां से? मतलब लोगों को क्या, अब मान लो कहीं दंगा हो रहा है, कुछ कोई हिंसा की घटना हो रही है, तो आपको क्या डट कर रहना पड़ेगा भाई। आपको ये भी रहेगा, आपको भी, आपके ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, आपके साथ भी कोई थोड़ी बहुत घटना या छेड़खानी कर सकता है, लेकिन आपको वहां खड़ा रहना पड़ेगा। किसके साथ? कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि आप पदाधिकारी हो। समझ आ गई बात? वैसे ही आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा। इसके अलावा ये मत सोचो कि सिलेक्शन होने के बाद मैं क्या क्या कमाड़े करूंगा, ये अभी से मत सोचो। ये सोचो कि मुझे जहां काम करने का मौका मिलेगा वहां तो मैं कोई साला कोई आज नहीं आएगा तो पकड़ पकड़ के भला करूंगा। समझ आ गई बात? ठीक है, इसी के साथ मैं, अच्छा हाँ पूछो। रेगुलर मोटिवेट कैसे रहे? रेगुलर मोटिवेट, देखो इनर मोटिवेशन रखो। इनर मोटिवेशन का मतलब है कि मैं आपको मोटिवेट करके जाऊंगा ना, ये घंटे 2 घंटे ही रहेगा, या मुझे देख के जो मोटिवेशन मिलेगा वो 2 घंटे 4 घंटे रहेगा। रेगुलर मोटिवेशन का अर्थ है, देखो मोटिवेशन कहां से आता है, आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो वहां से आएगा। बेसिकली आप क्यों बनना चाह रहे हो, शिक्षक बनना चाह रहे हो। बेसिकली मैं एक जनरल बात करता हूं, किसी भी पद के लिए आप जाना चाह रहे हो, उस पद के लिए आप क्यों जाना चाह रहे हो। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, सोसाइटी में अच्छा काम करूंगा, ये एक सामान्य बात है। इसके अलावा नहीं, मैं एक नौकरी लग के अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ, सम्मान के साथ जीवन यापन करना चाहता हूँ, अच्छा काम करूंगा तो मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। मैं अपने बच्चों को, परिवार को अच्छा लालन पालन, अच्छी शिक्षा और एक अच्छा स्टेटस, लिविंग स्टेटस या लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहता हूँ। अपने माता पिता ने अपने जीवन में जो भी कुछ तकलीफें देखी हैं, आर्थिक या सामाजिक या किसी प्रकार की कोई तकलीफें देखी है, मैं उन सबको दूर करूंगा। ये मोटिवेशन है, बेसिक मोटिवेशन ये है। सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या है कि आप स्वावलंबी बनते हो भाई। मतलब मोटिवेशन सबसे बड़ा, देखो मैं ये कहूं कि मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये कि मैं समाज का भला करूंगा, ये है मोटिवेशन। लेकिन सबसे अच्छा आप तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप स्वावलंबी, आपको अपने जीवन यापन करने के लिए पैसा नहीं मांगना पड़ेगा किसी से।
ये है ना मोटिवेशन। दूसरा मोटिवेशन क्या है, अपने माता पिता की सेवा कर सकूंगा। आप इतने सक्षम तो बनो। हर चीज के लिए क्या है, आप थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। आपके पास खुद के पास कुछ देने को नहीं होगा तो आप लोगों की कैसे सेवा करोगे। सबसे पहले तो क्या होता है, आप खुद को संतुलित करो, उसके बाद आगे की चीजें शुरू होती हैं। तो ये मोटिवेशन की चीजें हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये सब चीजें आपको मोटिवेट करेंगी। फिर आप ये देखो कि आप जिस नौकरी के लिए तैयारी करो उन लोगों से मिलो, वो कैसा काम करते हैं, उनकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है। समझ आ गई। तो बेसिकली देखो क्या है, वर्दी, मैं पुलिस में हूं तो पुलिस में तो वर्दी का बहुत जबरदस्त मोटिवेशन रहता है। हम ऐसे पहनते हैं तो हमें भी अंदर से मोटिवेशन फील होता है। हम जैसे किसी के साथ अन्याय होता देखते हैं ना, तो सच में अंदर से है ना, ऐसे आपको लगता होगा जनरली पुलिस की इमेज अलग ही है लोगों के आगे। पुलिस अन्याय के लिए इतनी तत्पर है, पुलिस न्याय स्थापित करने के लिए, अन्याय का अंत करने के लिए इतनी तत्पर है, इसकी कोई हद नहीं है। पुलिस बहुत काम करती है। आप ये देखो कि पुलिस के लिए हर एक मिनट में एक परिवादी जो आता है, पुलिस उसके लिए उसकी समस्या को, किसी भी प्रकार की समस्या उसको सुनने की कोशिश करती है। जितना पुलिस सुनती है उतना मुझे नहीं लगता, जितना मैंने देखा है कोई और विभाग जो है वो कोशिश करता होगा। पुलिस अंतर्मन से कोशिश करती है। और पुलिस ने जो भी कुछ कर रखा है, पुलिस मित्र है, पुलिस साथी है, स्वागत कक्ष है, CLG मेंबर्स हैं, ये सब क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। ठीक है, और कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है, बच्चों के माध्यम से ही मैं पूछना चाहूंगा। तैयारी जब करते थे तो उस समय इतने स्मार्ट थे या डिप्टी बनने के बाद में इतने स्मार्ट हो? देखो, स्मार्टनेस के कई मीन है। मतलब मैं तैयारी कर देखो क्या होता है, सिलेक्शन के बाद आप में थोड़ी सी असर्टिवनेस आती है, मुखरता आती है। आप में मुखरता ये आती है कि मैं कुछ भी बोलूंगा आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप में असर्टिवनेस तो आती है। आप चीजों को देखो, आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। आप तैयारी करते हो तो दो तरीके से होता है। आप तैयारी करते हो उस तैयारी के दौरान, और जिसकी तैयारी की है उसके प्रशिक्षण में। तो बेसिकली क्या है, साल 2 साल की तैयारी, 2-4 साल की तैयारी, साल 2 साल की आपकी ट्रेनिंग आपको इतना अच्छा एक पर्सन बनाती है, आपके वैल्यू सिस्टम को डेवलप करती है। आपके पास बोलने के लिए शब्द होते हैं, मतलब हर एक बिंदु के कई आयाम होते हैं। आप एक साथ बहुत सारी चीजें सोच पाते हो। आप सामने वाले को देख के समझ पाते हो कि उसकी समस्या क्या है। आप उसके अंतर मन को पढ़ने की जो है ना, आप में कुछ काबिलियत विकसित हो जाती है। आप में ये वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाता है। बेसिकली बात ये है, तब आपको ये लग रहा होगा कि ये इतना ही ज्ञानवान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयारी करोगे, आप मुझसे बेहतर बनोगे। मेरा तो मैंने बताया ना आपको। 1 मिनट तालियां मत बजाओ यार, तालियों की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिकली बात ये है कि आप जो कर रहे हो ना, उसको ईमानदारी से करो। मतलब कि बागड़ी में लगाई कुत्ती शिकार कौन करे। तो मतलब आप अंदर मन से स्वीकार करो कि मुझे इस चीज की तैयारी करके समाज में ऐसा कोई आयाम स्थापित करना है। इतना अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए तैयारी के दौरान डिसएसोसिएट रहो। किससे? सामाजिक गतिविधियों से, परिवार से, समाज से थोड़ा डिसएसोसिएट रहो। डिसएसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि समाज में से कोई जा रहा है उसके ऊपर मतलब दगड़ फेंक दो। डिसएसोसिएशन का मतलब उनसे थोड़े दूर हो जाओ। वो कुछ भी कहे आप स्थित प्रज्ञा हो जाओ उस पर। स्थित प्रज्ञा होने का मतलब हानि, लाभ, जय विजय, पराजय से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख आपके लिए क्या हो, उसमें आप सब क्या हो, स्थित प्रज्ञा हो। ऐसे इंसान बन जाओ कुछ दिन के लिए। और फिर थोड़ी देखो क्या होती है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन अंततः सिलेक्शन होगा। ठीक है सर, मैंने हो सकता है आंसर करने की कोशिश की है जितना मुझे आता था, और आप संतुष्ट हुए हो नहीं हुए हो। अगर कोई और मतलब कभी मौका मिलेगा तो हम छोटी छोटी चीजों में बात करेंगे। और सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कोई, मुझे यहाँ रहूंगा मैं या कभी आना जाना होगा सर से, तो टाइम लेके आएंगे कभी। और बेहतर अपने आप को जज करते रहिए। खुद को जितना बेहतर किया जा सकता हो, तैयारी कर रहे हो तो तैयारी को कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर ध्यान दो। और किसी चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रायोरिटीज आपकी पढ़ाई, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, और कोशिश करना कि इसमें से कुछ पकड़ के और आत्मसात कर लो। ठीक है, थैंक यू।